नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के जीएसटी 2.0 रिफॉर्म की और उसके असर की। ये एक ऐसी कहानी है जो एक शॉपिंग कार्ट से शुरू होती है और स्टॉक मार्केट के चार्ट तक पहुंचती है। अच्छा, इस पूरे बड़े बदलाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। एक आम भारतीय परिवार की कहानी जो दिवाली की शॉपिंग कर रहा है। ये कहानी हम सबसे जुड़ी हुई है। तो ये है एक शॉपिंग कार्ट की कहानी। कैसे रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में आया एक छोटा सा बदलाव पूरे देश में खपत का एक जबरदस्त बूम ला सकता है। एक परिवार के अनुभव में ही पूरे देश की आर्थिक शक्ति की चाबी छिपी है। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए समझते हैं जीएसटी 2.0 के इस बड़े सरलीकरण को। असल में ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम से एक सिंपल 2 रेट वाले स्ट्रक्चर की तरफ एक बड़ा कदम था। तो देखिए पहले क्या था, जीएसटी सिस्टम में 5, 12, 18, 28% मतलब इतने सारे अलग अलग टैक्स स्लैब थे कि बिजनेस करने वालों और खरीदने वालों दोनों के लिए बड़ा कंफ्यूजन था। तो इस रिफॉर्म ने सबसे बड़ा काम क्या किया, इस कॉम्प्लेक्सिटी को ही खत्म कर दिया और ले आए सिर्फ 2 मेन स्लैब। पहला स्लैब 5% का। अब जरा उस दिवाली शॉपिंग लिस्ट को याद कीजिए। बिस्किट, साबुन, तेल, ये जो भी रोज की जरूरत की चीजें हैं ना, जिन्हें हम एफएमसीजी कहते हैं, वो सब अब इस कम वाले टैक्स ब्रैकेट में आ गईं। इसका सीधा मतलब ये चीजें थोड़ी सस्ती हो गईं। और फिर आता है दूसरा मेन स्लैब 18% का। इसमें क्या है, छोटे मोटे अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स या थोड़ी जो बड़ी खरीदारी होती है वो सब। तो हुआ ये कि बहुत सी चीजों पर टैक्स या तो कम हो गया या फिर एक जैसा हो गया, जिससे कीमतों में एक तरह की स्टेबिलिटी आई। और यहीं पर आता है सबसे मजेदार कॉन्सेप्ट, बिस्किट पैकेट इफेक्ट। अब सोचिए, एक बिस्किट के पैकेट पर टैक्स की वजह से कीमत सिर्फ मान लीजिए 2 रुपए कम हो गई। एक अकेले इंसान के लिए शायद कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? लेकिन जब करोड़ों लोग रोज वही बिस्किट खरीद रहे हों, तो ये छोटी छोटी बचत मिलकर देश की टोटल कंजम्पशन में एक जबरदस्त उछाल ला देती है। और सच पूछिए तो यही इस रिफॉर्म की असली ताकत है। अब जब लोग ज्यादा खरीदारी करते हैं तो स्टॉक मार्केट तो रिएक्ट करेगा ही, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में इसका क्या असर होता है। कैसे त्योहारी मांग और कम कीमतें बाजार में तुरंत एक हलचल पैदा कर देती हैं। तो ट्रेडर्स की नज़र सबसे पहले कहाँ जाती है? उन कंपनियों पर जिन्हें इस बढ़ी हुई खपत का सीधा सीधा फायदा हो रहा है। सबसे पहले तो एफएमसीजी के बड़े खिलाड़ी जैसे एचयूएल, आईटीसी, ब्रिटानिया। क्यों? क्योंकि लोग रोज का सामान ज्यादा खरीद रहे हैं। फिर ये खरीदारी हो कहाँ रही है? डीमार्ट और ट्रेंड जैसे रिटेल चेन्स में, तो वो भी फोकस में आ गए। और हाँ, जब जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा बचता है तो लोग स्कूटर, बाइक जैसी चीजें भी खरीदते हैं, तो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो को भी फायदा मिलता है। और इसी तरह वोल्टास, हैवेल्स जैसी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां भी शॉर्ट टर्म में फायदे में रहती हैं। लेकिन ये तो हुई शॉर्ट टर्म की बात। असली कहानी तो और भी बड़ी है। ये रिफॉर्म भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत गहरा, एक परमानेंट बदलाव ला रहा है। ये ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी को एक जबरदस्त बूस्ट दे रहा है। देखिए होता क्या है, ये रिफॉर्म लोगों के खर्च करने के तरीके को बदल रहा है। अब लोग अपने पड़ोस की किराना दुकान, जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का हिस्सा है, से ज्यादा डीमार्ट जैसी बड़ी ऑर्गेनाइज चेन से खरीदारी कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन बड़ी कंपनियों के लिए सिंपल जीएसटी रूल्स को फॉलो करना बहुत आसान है। इससे उन्हें मार्केट का एक बड़ा हिस्सा मिल जाता है, जबकि छोटे दुकानदारों के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और इस एक बदलाव का असर देखिए कितनी दूर तक जाता है। जब डीमार्ट और वीमार्ट जैसे रिटेलर्स बढ़ते हैं तो उनका सामान पहुंचाने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनियां जैसे डिलीवरी और ब्लू डार्ट, उनका भी तो बिजनेस बढ़ता है। अब ये बढ़ी हुई डिमांड पूरी करने के लिए डिक्सन और पॉलीकैब जैसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। और इस पूरी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए पैसा कहां से आता है? बजाज फाइनेंस और एसबीआई कार्ड जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज से। मतलब ये एक पूरी इकोनॉमिक चेन है जो एक दूसरे को आगे बढ़ाती है। लेकिन जैसा कि हर बड़े बदलाव के साथ होता है, इसमें भी कुछ चुनौतियां हैं, कुछ रिस्क हैं। तो एक पूरी तस्वीर देखने के लिए इन पर भी नजर डालना जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि इस रिफॉर्म के रास्ते में कौन सी बड़ी रुकावटें आ सकती हैं? वो कौन से रिस्क हैं जिन पर इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों को ध्यान रखना होगा? 3 बड़े रिस्क हैं जिन पर नजर रखनी होगी। पहला, सरकार का रेवेन्यू। क्या टैक्स की दरें कम करने से सरकार की कमाई कम हो जाएगी और फिस्कल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा बढ़ जाएगा? दूसरा, महंगाई। अगर डिमांड अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई तो क्या चीजों की कीमतें भी हाथ से निकल सकती हैं? और तीसरा और सबसे जरूरी, एग्जीक्यूशन।
क्या सभी राज्य और सरकारी आईटी सिस्टम इस नए सिस्टम को ठीक से, बिना किसी गड़बड़ के लागू कर पाएंगे? इन तीनों सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये रिफॉर्म कितना सफल होता है। तो इस सारी जानकारी का मतलब क्या है? बाजार में इसे लेकर क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है? यहाँ पर दो अलग-अलग अप्रोच सामने आते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोनों एक ही चीज को बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देखते हैं। ट्रेडर का फोकस होता है त्योहारी मांग पर, वॉल्यूम में आए उछाल पर, वो कुछ हफ्तों या महीनों में अपना प्रॉफिट बनाना चाहता है। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर है वो एक लंबी कहानी पर दाव लगा रहा है। वो भारत की इकोनॉमी के फॉर्मलाइजेशन, बढ़ती खपत और एस्पिरेशनल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसका नजरिया 3 से 5 साल का होता है। और आखिर में ये रिफॉर्म हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि हमारे शॉपिंग कार्ट में रखा एक बिस्किट का पैकेट, सड़क पर चलता एक स्कूटर या घर में आया एक नया फ्रिज, ये सिर्फ चीज़ें नहीं हैं। ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं, भारत की गतिशील अर्थव्यवस्था की कहानी। मतलब हर छोटी खरीदारी का एक बड़ा मतलब है।